नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा क्लास है वो हमारा जो तमिल राज्य थे, यानी कि जो तमिल राज्य को हम पढ़ रहे हैं प्राचीन काल में, उनके ऊपर हमारा आज का क्लास आधारित है। और हमने कल का जो क्लास था, इससे पहले का जो हमारा क्लास हुआ था, उसमें हमने देखा था कि हमने जो चोल थे, चोल राज्य के बारे में देखा था। और आज का जो हमारा क्लास है वो हमारा चेर राज्य के ऊपर आधारित है, यानी कि जो चोल थे, चेर थे और पांड्य थे, इनके ऊपर हमारा जो ऊपर जो हमारा क्लास है वो निरंतर चल रहा है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो हमारा चेर के ऊपर आधारित है। तो चलिए, अगर आपने इससे पहले का क्लास नहीं देखा है तो जाकर जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो क्लास है इस क्लास से ही प्रेरित है और उसमें हमें इनके ही बारे में जो जानकारियां हैं वो देखने को मिलती है। तो एक जो स्टार्टिंग अगर सही से होती है तो हमारा जो स्टार्टिंग टाइम है वो काफी अच्छा होता है। तो आप जरूर से जरूर जाके एक बार शुरू से देखने का प्रयास करें, ताकि आपको इसके बारे में जो एक अनुभव है वो प्राप्त हो सके। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे चेर राज्य के बारे में। चेर राज्य के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि दक्षिण भारत में हमें 3 राज्य देखने को मिलते हैं, चेर, चोल और पांड्य। तो हमने चोलों के बारे में पहले ही देख लिया है। अब आज हम चेरों के बारे में देखेंगे। तो क्या होगा कि चेर के बाद हम देखेंगे उनको, चेर के बाद हम पांड्यों को देखेंगे। तो हम पहले आज की क्लास में इनको चेर को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो चेर राज्य है, तो इसकी एक प्रारंभिक में आपको जो बातें हैं वो बताता हुआ चलूं तो क्या रहेगा कि आपको ज्यादा स्पष्टीकरण होता हुआ चलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसकी राजधानी है वो हमें 2 देखने को मिलती है। राजधानी 2 देखने को मिलती है और इसका जो चिन्ह है, यानी कि जो झंडे के ऊपर जो इनका चिन्ह होता था, अंकित होता था, उनका जो राजकीय चिन्ह था वो हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या सारी बातें इनके बारे में थी, इनमें से कौन कौन से शासक जो थे वो महान थे, और उनके बारे में देखेंगे वो कौन कौन से शासक हुए, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। ये सारी बातें हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो संगम साहित्य में, संगम साहित्य जो भी हमें वहां से वर्णन देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा हमें चेरों के बारे में ही जानकारी वहां से मिलती है। तमिल साहित्य से, तमिल साहित्य से हमें सबसे ज्यादा जो इनके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है वो यहीं से देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा चेरों के बारे में वर्णन मिलता है। चेरों के बारे में वर्णन देखने को हमें मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इनके जो महाकाव्य हुए हैं, यानी कि जो इनके बारे में साक्ष्य देखने को मिले हैं, उसमें हमें एकमात्र, यानी कि आप देखेंगे कि चेरों के बारे में एकमात्र हमें जानकारी देखने को जो सोर्स है वो हमें तमिल साहित्य में देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे आपको नोट करवा देता हूँ कि तमिल साहित्य में एकमात्र राज्य के बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है, वो है हमारा चेर। चेर के बारे में हमें सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे इसमें हमें इनका एकमात्र वंशावली देखने को मिलता है। तमिल साहित्य में हमें चेरों का क्रमिक वंशावली मिलता है। क्रमिक वंशावली हमें देखने को यहाँ पे चेरों का मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम आगे देखते हुए चलेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि इनकी जो चिन्ह था, यानी कि जो इनका चिन्ह था वो हमें मछली देखने को मिलता है। एक बात और आपको बता दूं कि मैंने अपनी जो पीछे की क्लास थी उसमें मैंने जो चोल थे उनके बारे में नहीं बताया था कि उनका चिन्ह क्या था, तो वहां पे मैं भूल गया था। तो मैं आपको एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चोलों का राजकीय चिन्ह राजकीय जो चिन्ह था जो था
वह था बाघ, हमें देखने को मिलता है, बाघ कह सकते हैं, बाघ देखने को मिला था। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपने पीछे का मेरा वीडियो लेक्चर देखा है तो इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि उसमें मेरा जो था वो छूट गया था। तो हम इस तरह से सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। एक बात और बता दूं, अभी हम इनके बारे में, जो इनकी कह सकते हैं इनका जो प्राकृतिक चिन्ह है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो क्या रहेगा कि जिसने अपने ध्वज पे उसको अंकित किया था, तो क्या रहेगा हमारा एक कॉम्बिनेशन जो है वो बनता हुआ आगे चलेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनका जो वंशावली है वो हमें इसमें देखने को मिलती है। एक बात और आपको बता दूं कि तमिल कह सकते हैं कि तमिल यहाँ के जो कवि थे, यानी कि चेर राज्य के जो कवि थे, इन्होंने अपने आप को यानी कि अपने राज्य को महाभारत काल से जोड़ के देखा है। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा कि चेर राज्य के कवियों ने अपने आप को महाभारत काल से जोड़ा है। जोड़ने का प्रयास किया है, जोड़ा है। और एक बात आपको बता दूं कि यहाँ के अब जो हमें प्रथम शासक देखने को मिलते हैं, इनके बारे में ही हमें 2 पॉइंट देखने को मिलता है। तो जो प्रथम शासक है उनका नाम हमें जो देखने को मिलता है वो उदय जेलर था, उदयन जेलर। चेरों के प्रथम शासक उदयन जेलर था। अब हम देखेंगे जो उदयन जेलर थे, इन्होंने ही, इनके बारे में यहाँ पे आप ऐसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा कि इनके बारे में, उदयन जेलर के बारे में ही हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। इन्होंने महाभारत काल में, इन्होंने जो महाभारत में भाग लेने वाले जो योद्धा थे उनको भोजन करवाया था, ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है इनके कवियों के द्वारा। महाभारत में इनके बारे में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। महाभारत में भाग लेने वाले जो योद्धा थे उनको इन्होंने भोजन करवाया था। धाव को उदयन जेलर ने भोजन कराया था, तो इनके बारे में ये जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो वंश का, कह सकते हैं कि इनके वंश के बारे में मैंने आपको बताया। और एक बात बता दूं कि जो ये राज्य था, जो चेल राज्य स्थापित था, वो आधुनिक भारत में अगर हम देखें तो हम इसको केरल से जोड़कर देख सकते हैं कि आज का जो आधुनिक, जो हमें केरल का राज्य देखने को मिलता है, समुद्र के किनारे आप देखेंगे दक्षिण भारत में जब नीचे देखते हैं तो नीचे में एक साइड हमें समुद्र किनारे एक भाग जो है वो हमें केरल का देखने को मिलता है। तो केरल के का जो भाग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि चेरों का राज्य आधुनिक भारत के केरल में स्थित था। तो इनके बारे में हमें ये भी जानकारी देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके बारे में एक और हमें जानकारी देखने को मिलती है कि इनका जो राजधानी था वो वाड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पांडवों की भी 2 राजधानी है, चेरों की भी 2 राजधानी है और चोलों की भी 2 राजधानी हमें देखने को मिलती है। तो मैंने अभी आपको जो चोल के बारे में भी पढ़ाया है, तो चोलों की जो राजधानी है उसमें हम देखते हैं कि उनकी 2 राजधानी हमें देखने को मिलती है, एक कावेरीपट्टनम और एक हमें उदययूर देखने को मिलता है। तो उदययूर के बारे में हमने पढ़ लिया है पहले से, और
और कावेरीपट्टनम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनकी जो राजधानी थी। यहाँ पे उनका जो प्राकृतिक चिन्ह था वो मैंने आपको अंकित करा दिया है कि उनका जो प्राकृतिक चिन्ह था वो बाघ था, यानी कि जो चोलों की प्राकृतिक हमें चिन्ह देखने को मिलता है, उनके राजकीय जो चिन्ह था, सॉरी माफ कीजिएगा, राजकीय जो चिन्ह था वो बाघ था, और इनका जो राजकीय चिन्ह है वो मछली है। तो हम आगे अभी देखेंगे कि किसके ध्वज पे हमें वह देखने को मिलता है, उस प्रकार से हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसकी प्रारंभिक राजधानी चेरो की प्रारंभिक राजधानी हमें वाड़ी वाड़ी कह सकते हैं, या इनके बारे में एक और हमें नाम देखने को मिलता है वाड़ी, और एक करयूर है, वाड़ी या करयूर, वाड़ी या करयूर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमें जो दूसरी राजधानी देखने को मिलती है, इनकी दूसरी राजधानी जो है, द्वितीय राजधानी, वह तोड़ी है। यह इनकी प्रथम राजधानी है, इसको आप नोट कीजिएगा। और इनकी दूसरी राजधानी तोड़ी है। तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो क्या रहेगा कि आपको इनके बारे में जो जानकारी है उसी प्रकार से हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आपको एक बात और बता दूं कि जो उदयन जेलर थे, इनका जो उपाधि था, यानी कि इनके बारे में जो उपाधि देखने को मिलती है वो महाभोज के में देखने को मिलती है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो उदयन जेलर थे, इनकी जो उपाधि थी, जो थी वो महाभोज की थी, महाभोज की थी। ऐसा उपाधि इनका इसलिए था क्योंकि इन्होंने महाभारत कालीन जो योद्धा थे उनको भोजन करवाया था, तो इनका महाभोज की जो उपाधि है वो इनको दिया गया था। इस उपाधि से हमें इनका जो विभूषित किया गया था वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे हमें एक और जो इसके अगले जो शासक है, यानी कि नेदु जेलर आदल, इनके नाम हमें आदन देखने को मिलता है। आदन ही हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बाकी की चीजें हैं उसको आप छोड़ दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आदन, इनका नाम जो है वो काफी बड़ा है, तो क्या होगा कि आपको याद करने में जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने इनका जो शॉर्ट नाम है वो है आदल, और यही हमें ज्यादा जगहों पे देखने को मिलता है। तो आप इनको याद कर सकते हैं कि आदन जो है, इनके बारे में हमें ऐसी जानकारी देखने को मिलती है कि इन्होंने हिमालय तक अपना जो राज्य था उसको विस्तार किया था। आदल के बारे में ऐसी में जानकारी देखने को मिलती है, इन्होंने हिमालय पर विजय प्राप्त किया था। आदल ने हिमालय पर विजय प्राप्त किया था। और इन्होंने जो विजय प्राप्त किया था, और यहीं पर इन्होंने अपना जो राजकीय चिन्ह था, मैंने आपको बताया था कि इनका जो राजकीय चिन्ह था वो धनुष था। तो ऐसा देखने को मिलता है कि इन्होंने ही यहाँ पर इसी स्थान पर इस विजय के बाद चेरो की जो राज चिन्ह है वह धनुष स्थापित किया था। इस विजय के बाद इन्होंने ही चेरो की राजकीय चिन्ह यहाँ पे मैं लिखता हूं धनुष, आप इसको नोट कर लीजिएगा। धनुष, इसका अंकन जो है धनुष और बाण का हमें देखने को मिलता है, धनुष और बाण का। लेकिन धनुष जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमें सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि धनुष और बाण भी कहा जा सकता है और धनुष भी कहा जा सकता है। तो इस चीज को आप नोट करिएगा कि इनका जो राजकीय चिन्ह था वो हमें इनके द्वारा ही देखने को मिलता है। और इन्होंने ही अपनी जो राजधानी थी उसको मदुरै में बसाया था। इन्होंने अपनी राजधानी मदुरै में
बसाया था। इनके बारे में ऐसा हमें जानकारी देखने को मिलता है कि इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो मदुरै में स्थापित किया था। उसके बाद इन्होंने एक और ऐसा इनके बारे में जानकारी देखने को मिलता है कि इन्होंने यमन व्यापारी जो थे, यमन व्यापारियों को इन्होंने बंदी बना लिया था। इनके बारे में एक और चीजें इंपॉर्टेंट है, इन्होंने यमन व्यापारियों को बंदी बना लिया था। बंदी बना लिया था। उसके बाद हमें इनके बारे में और जो जानकारियां हैं वो देखने को मिलती है कि नेदू जेलर जो आदल थे, यानी आदन जो थे, इनका जो पूरा नाम है वो है नेदू जेलर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नेदू जेलर, नेदू जेलर आदल। इनका जो नाम पूरा है वो ये है कि नेदू जेलर आदल है। तो आप देखेंगे कि इनके जो पिता है उनका नाम है उदय जेलर, उदयन जेलर, और इनका जो नाम है नेदू नेदू जेलर। इनका हमें नाम देखने को मिलता है नेदू जेलर आदल जो है इनका दूसरा हमें नाम देखने को मिलता है पूरा। तो हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी जो उपाधि है वो अधिराज की रखी थी। इनकी जो उपाधि है वो अधिराज की है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इनकी जो उपाधि है वो अधिराज की थी, अधिराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी। और इनके बारे में हमें जो जानकारियां देखने को मिलती है वो इस प्रकार से है कि अशोक के बाद ऐसा हमें देखने को मिलता है कि अशोक ने जो अशोक की जो उपाधि है देवों से प्यारा, वो हमें दक्षिण भारत के जो एक शासक थे जिनकी उपाधि से जो मैच है वो नाम मिलता है, एक विद्वान थे जॉर्ज टार्ट्स ने, उन्होंने जो अशोक थे उनको दक्षिण भारत का शासक बता दिया था कि जो देवों से प्यारा है। तो संभवतः ऐसा माना जाता है कि वो शासक यही थे जिन्होंने इस उपाधि को धारण किया था। इन्होंने देवों से प्यारा अशोक, सम्राट अशोक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, सम्राट अशोक की उपाधि देवों से प्यारा इसी तमिल, ऐसा माना जाता है कि संभवतः इसी तमिल शासक ने धारण किया था। प्यारा इसी तमिल इसी चेर शासक में कह सकते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैं चेर कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चेर शासक ने अपनाया था, या कह सकते हैं कि धारण किया था। या इनके बारे में इस प्रकार से जो जानकारियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अब आगे बढ़े। तो हम आगे देखेंगे सेनगुट्टुवन को। जो सेनगुट्टुवन है इनके बारे में एक और छोटे से शासक है उनके बारे में हम देख लेते हैं, कुट्टुवन के बारे में। जो कुट्टुवन थे उनके बारे में हमें जानकारी जो देखने को मिलती है, तो कुट्टुवन के बारे में हम देख लेते हैं। इनके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने सबसे पहले इनके बारे में देखा था, इनके पिता के बारे में देखा था, उसके बाद इनके बारे में देखा, उसके बाद इनके पुत्र जो है वो गुट्टुवन के बारे में हम देखेंगे। तो जो कुट्टुवन है इनको ऐसा माना जाता है कि इन्हें अनेक हाथियों का, यहाँ पे मैं लिखता हूं कुट्टुवन, इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह अनेक हाथियों के स्वामी थे, यानी कि अनेक हाथियों के जो स्वामी थे वो यही थे, अनेक हाथियों के स्वामी थे। इन्होंने अपने यहाँ पर अपने राज्य में अनेक हाथी को पाल रखा था। और उसके बाद इन्होंने कुट्टुवन ने कोंगू का युद्ध जीता था और अधिराज की उपाधि धारण की थी। इस चीज को आप नोट करिएगा कि इन्होंने ही इन्होंने कोंगू का युद्ध जीता था और अधिराज की उपाधि
उपाधि धारण की थी। इनके बारे में हमें ये सारी जानकारी देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे सेनगुट्टुवन के बारे में। तो पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं। और एक बात बता दूं कि सेनगुट्टुवन के बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा तो आपको एक जानकारी अच्छी, उनके बारे में जो बातें हैं वो आपको बताऊंगा। उन्होंने ही जो कन्नड़ी पूजा था, मैंने आपको जब तमिल साहित्य पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि चेर के एक शासक थे सेनगुट्टुवन, जिन्होंने कन्नड़ी पूजा को स्वीकार किया था और पत्नी पूजा को पहली बार जो है वो दक्षिण भारत में प्रारंभ किया गया था। तो हमें ऐसा वर्णन इसमें देखने को मिल जाता है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक्साइट हो जाता हूं ताकि अब आगे हम इसको बढ़िया से देख सकें। तो चलिए आप ले लिए होंगे, अब हम इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे सेनगुट्टुवन के बारे में, जो हमारे अगले शासक हैं। चेरों के जो अगले शासक हैं, कह सकते हैं कि इनके बारे में ज्यादा जानकारी हमें देखने को मिलती है, तो इनको एक इंपॉर्टेंट शासक के रूप में हम देख सकते हैं। सेनगुट्टुवन, सेनगुट्टुवन, सेनगुट्टुवन के बारे में हम देखेंगे। इनके बारे में एक बात आपको बता दूं कि यह वो चेल राजा थे, इनको धर्मपरायण कुट्टुवन या इनको लाल चेर कहा जाता था, और या इनको धर्मपरायण या इनको लाल चेर, ऐसे जो उपाधियां थी इनको इस नामों से जो है वो पुकारा जाता था, और इन्हें भला चेर भी कहा जाता था। तो इनके बारे में बता दूं एक बात, इनको लाल चेर या भला चेर, भला चेर या धर्मपरायण, धर्मपरायण भी कहा जाता था। इनको कहा जाता था। तो इनके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है वो इसी प्रकार से हमें देखने को मिल जाती है। और इनकी जो उपाधि है वो राजाधिराज की है। इनकी उपाधि राजा विराज की है, राज की है। और इनको समुद्रों को पीछे हटाने वाला, ऐसा भी हमें इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है कि इन्होंने समुद्र को पीछे हटाया था, तो ऐसी भी उपाधि इनका है, इन्होंने धारण कर रखा है। तो इनका जो पहला उपाधि है वो राजाधिराज की है, और जो दूसरी उपाधि है वो है समुद्र को पीछे हटाने वाला। समुद्र को पीछे हटाने वाले की जो उपाधि है इन्होंने धारण की थी। तो इनके बारे में ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। और सेनगुट्टुवन का जो प्रशंसा है वो प्रण ने किया है, प्रण ने किया है इनकी प्रशंसा। सेनगुट्टुवन की प्रशंसा परनाड ने किया है अपनी ग्रंथ में। इन्होंने इनके बारे में जो कह सकते हैं कि इनके बारे में जो प्रशंसा किया है, इनके बारे में जो बातें बताई हैं वो अपनी कविता में की है। और शिल्पादिगारम में भी वर्णित है कि इन्होंने कन्नड़ी पूजा को प्रारंभ किया था। शिल्पादिगारम में शिल्पादिगारम में वर्णित है कि इन्होंने कन्नड़ी पूजा या पत्नी पूजा को किया था, ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। इन्होंने कन्नड़ी पूजा
पूजा या पत्नी पूजा पूजा प्रारंभ किया था या किया था, किया था। तो इनके बारे में हमें ये जानकारी देखने को मिलती है कि इन्होंने कन्नड़ी पूजा किया था या जो पूजा है उसको किया था। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने जो इस पूजा के लिए यानी कि जो कन्नड़ी पूजा या पत्नी पूजा थी, इसको करने के लिए जो एक पत्थर का आवश्यकता था, उसे किसी आर्य राज्य को पराजित करके वहां से इसको पाया था। इन्होंने इस पूजा के लिए पत्थर किसी आर्य राज्य को पराजित कर किसी आर्य राज्य को पराजित कर आर्य राज्य को पराजित कर और उनको मतलब उनको हरा करके वहां से पत्थर लिया था और गंगा जी में इसको स्नान कराया था। पराजित कर गंगा में इसे स्नान कराया था उसके बाद पूजा किया था। एक बात और आपको बता दूं कि इनके बारे में, इस पूजा में श्रीलंका के एक शासक थे। श्रीलंका के जो शासक थे, श्रीलंका के शासक जो थे गजबाहु, वो इनके समकालीन थे। शेरगुट्टुवन के श्रीलंका शासक भद्रबाहु थे, गजबाहु थे, सॉरी माफ कीजिएगा, इनका जो नाम था वो गजबाहु था, गजबाहु थे। और श्रीलंका इस पूजा को करने के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इस पूजा को करने के लिए जो गजबाहु थे वो श्रीलंका से भारत में आए थे। करने के लिए गजबाहु श्रीलंका के शासक गजबाहु चेर राज्य में आए थे, चेर राज्य में आए थे। एक बात और इनके बारे में बता दूं, जो शेरगुट्टुवर थे, यह 7 मुकुटों की जो माला था उसको पहनते थे। शेरगुट्टुवन जो थे यह 7 मुकुटों की माला को पहनते थे। जो 7 मुकुट थे उसकी माला जो है उसको धारण करते थे। यानी कि इन्होंने 7 राजाओं को उनको बंदी बना रखा था। तो इस प्रकार से इन्होंने 7 राज्यों को जीत करके उनके जो मुकुट धारण करने वाले राजाओं के जो मुकुट हुआ करते थे, उसका जो माला था उसको इन्होंने धारण करते थे, उसको पहनते थे। तो ऐसा वर्णन हमें देखने को इनके बारे में मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अब इनके बाद जो हमें शासक देखने को मिलते हैं, वो एक कह सकते हैं कि शासक नहीं कह सकते, उनको हम एक कह सकते हैं। इनके बाद जो हमें वर्णन देखने को मिलता है, सॉरी माफ कीजिएगा, इनके बाद हमें जो वर्णन देखने को मिलता है वो पारी का देखने को मिलता है। यह एक व्यापारी थे। इनके बाद पारी नामक व्यापारी कह सकते हैं कि जो व्यापारी थे। अब मैंने आपको जब संगम साहित्य पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि उन्होंने उनको आश्रयदाता के रूप में जो थे, जो पारी थे, वो आश्रयदाता के रूप में जो थे वह कार्य कर रहे थे। कपिलर के आश्रयदाता थे, सॉरी माफ कीजिएगा,
जो पारी थे, पारी पारी इसके बाद पारी यानी पारी जो आश्रय दाता थे, आश्रयदाता थे, जो इनके आश्रयदाता थे, और उन्होंने, उनके बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है। इनका वर्णन मिलता है उसके बाद हम देखेंगे कि जो पेरुनेंजेलर थे या उनके समय जो सुदूर दक्षिण में हम देखेंगे, वस्तुतः ऐसा हमें देखने को मिलता है कि पारी जो वस्तुतः एक सामंत ही था। इनके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है वह एक सामंत थे। पारी एक वस्तुतः सामंत ही थे। और एक बात आपको बता दूं कि जो मैंने आपको पहले बताया कि इनके बारे में गन्ने की खेती, यानी कि जो इनका शासनकाल था उस समय पेरू जेलर, सॉरी माफ कीजिएगा, पेरू जेलर जो थे, मैंने आपको बताया था पहले ही, जो पेरू जेलर थे इनके शासनकाल में गन्ने की खेती को प्रारंभ हुआ। गन्ने की खेती प्रारंभ हुई। गन्ने की खेती जो थी वो प्रारंभ हुई। हमें ऐसा वर्णन जो है वो इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद बता दूं कि अमरावती के तट पर वेलापुर में चेरों की राजो चिन्ह थी, धनुष और तीर के एक कई सारे हमें कह सकते हैं। एक चीज आप इसको नोट कर लीजिएगा कि केरूपुर जो चेर राज्य थे, इनके जो प्रमाण के रूप में हमें सिक्के इनके जो देखने को मिलते हैं वो हमें केलरपुर के वेलापुर, सॉरी माफ कीजिएगा, अमरावती तट पर चेरों का अमरावती नदी के तट पर नदी के तट पे जो वेलावुर है, वहां पर इनके राजकीय चिन्ह से अंकित राजकीय चिन्ह से अंकित जो धनुष और बाण के इनके जो राजकीय चिन्ह है, धनुष और बाण से अंकित और बाण से अंकित कि काफी मुद्राएं मिली है। उस जो मुद्राएं मिली है उस पर हमें धनुष और बाण के अंक से पता चलता है कि वो चेरों का जो था वो राज्य था, चेरों का ही यहाँ पर उनका जो मुद्रा है वो देखने को मिला है। तो ऐसा हमें मानना, ऐसा हमारे इतिहासकार जो है वो मानते हैं ये चेरों का ही था, क्योंकि इनका ही धनुष और बाण में राजकीय चिन्ह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो मुद्रा थे उस पे इनका अंकन होने के कारण ऐसा माना जाता है कि इन्हीं का था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे सेनगुट्टुअन के बारे में हमें तमाम जो बातें हैं एक बार मैं फिर से आपका रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में हो सकता है कुछ नाम ऐसे होते हैं ना कि दक्षिण भारत में हमें कुछ नाम ऐसे होते हैं जो जिनका उच्चारण करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो आप इसको जरूर से जरूर एक बार देख लीजिएगा। जो सेनगुट्टुअन थे, हालांकि हमने इनसे पहले जो 3 शासक देखे उनके बाद हम देखेंगे जो सेनगुट्टुअन थे ये काफी ज्यादा
इनके बारे में हमें मान्यता जो देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इनको लाल चेर, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, ये यूजी नेट का क्वेश्चन है। कन्नड़ी पूजा और लाल चेर के बारे में कई बार पूछा गया है कि जो लाल चेर है और जो कन्नड़ी पूजा किसने प्रारंभ किया है, ये जो क्वेश्चन है वो काफी बार यूजी नेट में पूछा गया है, तो आप इसको भी रखिएगा नोट में। ये जो चीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाल चेर या भला चेर या धर्मपरायण किसे कहा जाता था, ऐसे पूछा जाता है, तो आपको सेन गुट्टुवन और तमाम ऐसे नाम जो हैं वो दे दिए जाएंगे। गुट्टुवन के सेन गुट्टुवन, ऐसे तमाम जो नाम है उनके दे दिए जाएंगे और आपको उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे इनकी उपाधि जो है राजाधिराज की है और समुद्र को पीछे करने वाला की उपाधि इन्होंने धारण की है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके बारे में और जो जानकारी मिलती है, सेन गुट्टुवन की जो प्रशंसा है वो परणार ने की है। परणार जो है वो परणार यहाँ पे र होगा, परणार जो थे ने किया है। और शिल्पाधिकार में वर्णित है कि इन्होंने कन्नड़ी जो पूजा थी यानी कि पत्नी पूजा का जो प्रारंभ है वो इन्होंने ही किया था। और इस पूजा को करने के लिए जो पत्थर लगे थे यानी कि जो पत्थर लगे थे वो इन्होंने किसी आर्य राज्य को पराजित कर करके, जो आर्य राज्य था उसको पराजित कर करके और गंगा में इस पत्थर को स्नान करा करके उसके बाद इसकी पूजा की थी। तो हमें इसके बारे में जो जानकारी है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। देखिए एक बात और है कि जो सेन गुट्टुवन थे, जब इन्होंने पूजा को प्रारंभ किया था तो इनके ही समकालीन कह सकते हैं कि इनका श्रीलंका के साथ संपर्क रहा होगा। तो इन्होंने वहां के शासक जो गजबाहु थे, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, गजबाहु इनके समकालीन शासक थे, वह इन्होंने उनको आमंत्रित किया था और वह इनके राज्य में यानी चेर राज्य में आए थे और इन्होंने भाग लिया था। तो इस प्रकार से इस पूजा में इन्होंने भाग लिया था। तो पहले विदेशी में जो देखने को मिलते हैं कि इन्होंने भारत में आकर के और स्त्री की जो है वो पूजा की है, तो हमें पहला वर्णन इनके बारे में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो कपिलर है और इनके बारे में एक और वर्णन है कि इन्होंने 7 मुकुटों का जो माला है वो धारण किया करते थे, यानी कि जो 7 मुकुट हुआ करते थे उनकी जो माला है वो यह धारण करते थे। और उसके बाद इसे पारी जो थे, पारी या कह सकते हैं कपिलर जो थे, इनके बाद जो कपिलर के आश्रय दाता थे पारी, उनका वर्णन हमें इस काल में देखने को मिलता है। जो पारी थे वो एक सामंत के रूप में जो है वो कार्य किया करते थे, ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है। और एक बात आपको बता दूं कि जो चेरों की जो शाखा हमें देखने को मिलती है, चेरों की एक प्रमाण मुद्रा हमें जो देखने को मिलती है वो अमरावती के तट पर स्थित वेलाउर है। वेलाउर में इनके हमें अंकित कुछ सिक्के देखने को मिलते हैं जिसपे धनुष और बाण का अंकन किया गया है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि यह जो थे वह इनकी एक जो राजकीय चिन्ह था वह तीर और बाण था, यानी कि धनुष और बाण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पेरू जेलर जो थे इनका ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है कि इनके शासन काल में गन्ने की खेती यहाँ पे प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में तमाम जो बातें हैं वो जानकारी के रूप में देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी और आगे की जो हमारी क्लास होगी वो पांड्य राज्य के ऊपर होगी। उसके बाद पांड्य राज्य के बाद हम इनके यहाँ के जो सामाजिक जीवन थे, सामाजिक बातों को, यहाँ के सामाजिक रीति रिवाज, संस्कृति किस प्रकार से थी उसके बारे में देखेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी। चलते हैं, जय हिंद।